A big hello to all my dear students. Guys, I hope आप लोगों की सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशंस जोर शोर में चालू होगी. Almost 40 days to go now, right? And now it's time to do RTP. RTP क्या होता है सर? RTP is revision test papers. गाइस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए. सर क्यों सॉल्व करना चाहिए? बेटा आईसीएआई के ना 3 डिपार्टमेंट्स है. कितने डिपार्टमेंट्स है? 3. फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड एसएसपी. एसएसपी मतलब रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे सबको रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है ना. आईसीएआई का अलग वेबसाइट है. एंड देन आईसीआई का एक अलग डिपार्टमेंट है जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, जो एग्जाम्स के पेपर्स वगैरह बनाता है, राइट. इस जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो अपने जो डेटाबेस है उसमें से, अपने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसमें से ये जो आरटीपीओ पब्लिश करता है. बोर्ड ऑफ स्टडीज अलग है जो बुक्स पब्लिश करता है, और ये आरटीपी पब्लिश कौन करता है? एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट. तो अपने आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के जो क्वेश्चंस है वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड यू मस्ट हैव गॉन थ्रू, यू मस्ट हैव रियलाइज, अगर आपने पास्ट पेपर्स देखे हैं तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आरटीपी में से सेम टू सेम क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं. बहुत बार क्या करती है आईसीआई, लास्ट पेपर्स में से नहीं पूछा, लास्ट टू लास्ट आरटीपी में से पूछ लिया, राइट. सो आरटीपी हमारे लिए बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको अपन आज सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं. सो कैन आई बिगिन विद आरटीपी? दिस इज रिविजन टेस्ट पेपर फॉर नवंबर दिसंबर 2021 एग्जाम्स, सीए फाउंडेशन. अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है. डू लाइक दिस वीडियो इन एडवांस एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. गाइस, आई एम स्टार्टिंग विद रिवीजन टेस्ट पेपर. क्वेश्चन नंबर 1 अपन स्टार्ट कर देते हैं. रिवीजन टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ट्रू एंड फॉल्स. चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 1, अ टैलीड ट्रायल बैलेंस means that the books of accounts have been prepared as per accepted accounting principles. अगर ट्रायल बैलेंस टेली हो जाता है तो उसका मतलब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बना है. एंड वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. कैन आई से दैट? इज इट सो? क्या हमको ये मानना सही है कि ट्रायल बैलेंस टेली हो रहा है तो सब अकाउंटिंग परफेक्ट हुई है? गाइस, हमने बहुत बार क्लास में ये एमसीक्यू डिस्कस किया हुआ है. ट्रायल बैलेंस टेली होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि सब अकाउंटिंग परफेक्ट हुई है. ट्रायल बैलेंस खाली एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है. सर एरिथमेटिकल मतलब टोटलिंग. बेटा डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल हो रहा है कि नहीं, सिर्फ ये चेक करने का काम ट्रायल बैलेंस का है. अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन का आपने एंट्री ही नहीं किया, it is completely omitted to be recorded from the books of accounts. मैंने परचेस किया, फॉर एग्जांपल परचेस किया 50,000 रुपीज का मोहन से. मुझे एंट्री करना चाहिए परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट. मैंने एंट्री पास नहीं किया, ना तो परचेस अकाउंट में ना तो मोहन अकाउंट में. क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? सोचिए सोचिए सोचिए. सर बाकी सब ट्रांजेक्शंस प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुए हैं और ये ट्रांजेक्शन ना तो डेबिट किया ना तो क्रेडिट किया, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा. तो कहना है इसमें ट्रायल बैलेंस परफेक्ट पिक्चर शो कर रहा है अगर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया तो भी. हाँ सर, ये तो बात सही है आपकी. आई गिव यू अनदर एग्जांपल. मैंने गुड्स परचेज किया था मोहन से, मुझे एंट्री करना था परचेज टू मोहन, लेकिन एंट्री कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट किया, सोहन अकाउंट क्रेडिट किया, दोनों सही अमाउंट 50,000 से किया, लेकिन ट्रायल में टैली कर जाएगा. लेकिन क्या उसमें मिस्टेक है? हाँ सर बिल्कुल, मोहन के अकाउंट में जो पैसा जाना चाहिए था वो सोहन के अकाउंट में गया है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है. चलो अभी समझ में आ रहा है. एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हो सकता है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का ये एमसीक्यू है. ये एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हो सकता है. सर मतलब मैंने परचेज किया था मशीनरी लेकिन उसको डेबिट कर दिया गलती से पीएनएल अकाउंट में. तो सर बैलेंस शीट में एसेट साइड जाना चाहिए था, मैंने उसको अगर पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया. यस बेटा, तो भी आपका ट्रायल में टैली कर जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. अगर असेट साइड रिकॉर्ड करते तो भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड रिकॉर्ड होता, और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया पीएनएल में डेबिट साइड की बात हो रही है, तो भी अल्टीमेटली तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ही हुआ होना है, राइट. तो ट्रायल बैलेंस तो टैली कर जाएगा, बट वो गलत है, राइट. समझ में आ रहा है? तो ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे प्रिंसिपल्स प्रॉपर्ली फॉलो हो गए, कुछ मिस्टेक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ट्रायल बैलेंस सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करता है दोस्तों? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. देखते हैं एक बार. ट्रायल बैलेंस ओनली चेक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स
एन एरर ऑफ प्रिंसिपल बताया, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करना या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट करना, कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया. And errors of commission will not affect the agreement of the trial balance. Trial balance में मिस्टेक होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली कर सकता है अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है या तो एरर ऑफ कमीशन है तो भी, है ना. कमीशन का मतलब क्या याद है ना बेटा, एरर ऑफ कमीशन का मतलब एंट्री करने के टाइम पे हुई जो भी मिस्टेक है, जैसे कि गलत अकाउंट में एंट्री कर दिया, जैसे मोहन का सोहन का बताया, गलत साइड पे एंट्री एरर, गलत साइड पे एंट्री कर दिया, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, ये सब एरर ऑफ कमीशन होता है. तो ये एरर्स के बावजूद या तो आप बोल सकते हो कंपेंसेटिंग एरर्स, मोर देन वन एरर जिसका नेट इफेक्ट जीरो हो रहा है, तो यस ऐसे सर्कमस्टेंसेस में बेटा ट्रायल बैलेंस टू टैली हो सकता है, राइट. सो दिस पॉइंट इज, दिस क्वेश्चन इज फॉल्स. यहाँ पे लिखा है ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया दैट मींस the books of accounts have been prepared as per accepted accounting principles. बेटा इसमें कुछ मिस्टेक होने के बावजूद, कुछ प्रिंसिपल्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया उसके बावजूद ट्रायल बैलेंस टू टैली हो सकता है. करेक्ट है, समझ में आया, राइट. कैन आई टेक इट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. यस, चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे चलता है. द रैशनल बिहाइंड द ओपनिंग ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट इज टू टैली द ट्रायल बैलेंस. रैशनल मतलब लॉजिक, फंडा, क्या रीजन क्या है आप सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन करते हो. यहाँ पे लिखा है सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है टू टैली द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस को टैली करना यही ऑब्जेक्टिव है, और टैली करने के लिए हमने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया होता है. सही है, सोचिए सोचिए फिर आंसर देखिए बेटा. नहीं सर, गलत है. क्यों बेटा जी, लॉजिकली सोचोगे, सस्पेंस अकाउंट बनाने का एक पर्पस होता है, टेम्पररी पर्पस होता है. सस्पेंस अकाउंट पहले तो परमानेंटली नहीं होता है. सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररीली ओपन किया हुआ अकाउंट है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है. अगर ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा है, डेबिट क्रेडिट में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम वो डिफरेंस को टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल देते हैं, सो दैट हमारा फाइनल अकाउंट टाइमली बन जाए. क्योंकि आपको याद होगा ना दोस्त, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स बनता है. अगर ट्रायल बैलेंस ही मिसमैच होगा तो फाइनल अकाउंट्स आइडियली बनेगा नहीं. लेकिन अगर डिले होता रहेगा, ट्रायल बैलेंस मान लो टैली करने में 15-20 दिन गया, तो फाइनल अकाउंट्स भी 15-20 दिन बाद बनेगा. तो टेम्पररी उस डिफरेंस को अपन ट्रांसफर कर देते किधर, सस्पेंस अकाउंट में. सो कहना ही से ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट बनाने का पर्पस सिर्फ ट्रायल बैलेंस को टैली करना था. नो, the rationale behind, the reason behind the opening of a suspense account is to avoid delay in preparation of financial statements. Financial statements को timely बनाया जा सके, इस पर्पस से, ये हेतु से आप क्या बनाते हो दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हो टेम्पररीली. और जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही सस्पेंस अकाउंट का रीजन हमको मिल जाता है, हम सस्पेंस अकाउंट को रिवर्स कर देते हैं. याद आया कि नहीं, समझ में आ रहा है. यस. नेक्स्ट, reducing balance method of depreciation is followed to have uniform charge for depreciation and repairs and maintenance together. बेटा जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है आपको याद आ रहा है, मुझे चलो ये क्वेश्चन में जाने से पहले ना मुझे आपको कुछ याद कराना पड़ेगा. डिस्कस करें, कोई बहुत ही अच्छा सा एक पॉइंट आपको याद कराता हूँ. मुझे एक बात बताइए, कौन सा मेथड बेटर है, एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड कि आरबीएम. ये एमसीक्यू में जाने से, ये क्वेश्चन में जाने से पहले ना बेटा आपको ये याद होना बहुत जरूरी है, कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड बेटर है, स्ट्रेट लाइन मेथड कि आरबीएम मेथड. नाउ यू माइट से सर आरबीएम मेथड इज बेटर. क्यों सर, वो तो नहीं पता, लेकिन हमारे स्कूल टीचर ने बताया आरबीएम मेथड इज बेटर, है ना. ओके, आई टेल यू द रियल रीजन आरबीएम मेथड क्यों अच्छा होता है. इजी कौन सा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं व्हाई आरबीएम मेथड इज बेटर एज कंपेयर टू एसएलएफ मेथड. द रीजन इज बेटा जी, आरबीएम मेथड इज बेटर, एंड उसका रीजन बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. वेल, अगर मैं कंपेयर करूं एसएलएम मेथड एंड आरबीएम मेथड की, तो एसएलएम में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में बेटा हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है. सर बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, ग्रेट. और रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है, सर रिड्यूसिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाता है. तो आरबीएम इज बेटर. नो नो नो, दिस इज नॉट द रीजन. पूरा ध्यान से सुनिए, अभी मैं वही डेप्रिसिएशन के अमाउंट के साथ कुछ और भी जोड़ने जा रहा हूं. अच्छा एक बात बताओ, रिपेयर का खर्चा कब ज्यादा होगा, कब कम होगा. सर अगर एसेट नया नया होगा तो रिपेयर का खर्चा कम लगेगा. एसेट जितना पुराना होता जाएगा उतना रिपेयर का खर्चा भी बढ़ता जाएगा. अच्छा, ये तो समझ में आ सबको, राइट, पक्का ना. आई रिपीट, एसएलएम में डेप्रिसिएशन सेम, आरबीए में डेप्रिसिएशन विल बी रिड्यूसिंग, एंड रिपेयर्स का खर्चा सर
एसएलएम में एंड आरबीएम में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इनिशियल ईयर्स में रिपेयर का खर्चा कम होगा एंड जैसे जैसे सेट पुराना होता जाएगा रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करता है। अच्छा ध्यान से, अभी एसएलएम में डेप्रिसिएशन ऐसा स्ट्रेट आ रहा है, सब इक्वल 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 इक्वल। ओके, आरबीएम में पहले बड़ा रहेगा, देन छोटू 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 होता जाएगा। और रिपेयर की बात करें तो सर एसएलएम में डेप्रिसिएशन तो फिक्स था और रिपेयर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। और आरबीएम में क्या होने वाला है सर, डेप्रिसिएशन तो पहले स्टार्टिंग में बड़ा था, धीरे धीरे कम हो रहा है, और रिपेयर स्टार्टिंग में कम है और धीरे धीरे अगेन उल्टा हो गया सॉरी। आरबीएम में स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन ज्यादा है, धीरे 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 कम हो जाएगा, लेकिन रिपेयर का खर्चा एकदम उल्टा, स्टार्टिंग में कम है और धीरे 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 बढ़ता जाएगा। सो गाइस अगर लॉजिकली समझोगे ना, सो कहीं ना कहीं आरबीएम मेथड में पीएनएल अकाउंट के ऊपर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सा बर्डन रहता है। आरबीएम को ध्यान से देखिए ना, स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन ज्यादा, धीरे 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 कम हो रहा है, और रिपेयर का खर्चा स्टार्टिंग में कम, धीरे 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 बढ़ेगा। राइट, सो गाइस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पीएनएल अकाउंट के ऊपर बर्डन सेम रहेगा, लेकिन एसएलएम फॉलो करने से क्या होगा सो डेप्रिसिएशन तो सेम आ रहा है और खर्चा भी धीरे 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 देखे जाओगे तो बढ़ता जा रहा है। सो कहीं ना कहीं पीएनएल अकाउंट के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ता जाता है, इसीलिए आरबीएम इज बेटर। अभी समझ में आया? यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से अभी रीड करेंगे एंड उसको समझने की कोशिश करेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव यूनिफॉर्म इक्वल ऑलमोस्ट बराबर बराबर चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस टुगेदर। रिपेयर का खर्चा एंड डेप्रिसिएशन को यूनिफॉर्म रखने के लिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल रखने के लिए, जहां से जिसकी वजह से पीएनएल के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आ जाए। अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव है तो मुझे कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? आंसर इज वेरी वेरी सिंपल, मुझे फॉलो करना चाहिए कौन सा दोस्तों? अभी आरबीएम मेथड। कैन आई सी द आंसर्स नाउ? अभी आंसर देख ले, चलिए देखते हैं। इन द अर्ली पीरियड्स, इन द अर्ली, एक थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको, यस, इन द अर्ली पीरियड्स ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, repairs and maintenance expenses are relatively low। स्टार्टिंग में रिलेटिवली लो रहेगा, है ना, अर्ली पीरियड में असेट नया नया लिया, रिलेटिवली लो, लो मतलब कम, बिकॉज द असेट इज न्यू। whereas in later period, जैसे जैसे पुराना होता जाएगा, as assets become old, repairs and maintenance expenses increase continuously। repairs and maintenance का खर्चा क्या होता जाएगा दोस्तों? इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है कि नहीं? ओके सर, कंटिन्यू। अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर, डेप्रिसिएशन चार्ज इज हायर इन द इनिशियल पीरियड। आरबीएम में याद करो ना बेटा, पहले ज्यादा, देन कम 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 कम, आरबीएम में, ये राइट? ओके, एंड हायर इन द इनिशियल पीरियड एंड रिड्यूसेस कंटिन्यूअसली इन द लेटर पीरियड्स। धीरे धीरे कम होता जाता है। गाइस फिर से एक बार बता देता हूँ, आरबीएम में क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन पहले ज्यादा, धीरे 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 कम हो रहा है, एंड रिपेयर का खर्चा धीरे इनिशियली कम एंड धीरे 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 ज्यादा। सो कहीं ना कहीं पीएनएल के ऊपर यूनिफॉर्म बर्डन आता है, इक्वल सा बर्डन आता है। एग्जैक्ट सेम होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट सेम सा इक्वल सा बर्डन रहेगा। एसएलएम में क्या हो रहा था, एसएलएम में डेप्रिसिएशन तो फिक्स आ रहा है सर हर साल, और रिपेयर का खर्चा भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो बर्डन बढ़ता जाएगा एसएलएम के अंदर पीएनएल के ऊपर। समझ में आया? Thus, depreciation and repair and maintenance expenses become more or less मतलब एकदम almost uniform throughout the useful life of the asset। समझ में आ गया है? बहुत ही बढ़िया, ऐसा अच्छे से समझ में आया। It was a good question and हमने क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। A partnership firm can acquire fixed assets in the name of the firm। बेटा जी, अलग अलग बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिजनेस फॉर्म से हमारे पास प्रोप्राइटरशिप मतलब एकाकी मालिकानी पेटी, पार्टनरशिप फॉर्म मतलब भागीदारी पेटी, एंड कंपनी फॉर्म जिसको आप बोलते हो कंपनी, मोर देन वन ऑनर्स, राइट? अच्छा गाइस, अगर आपको याद है पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या कंपलसरी है? सोच के बताओ ना, क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं सर, पार्टनरशिप फर्म तो बिल्कुल कॉर्पोरेटेड नहीं होता, इनकॉर्पोरेट रिलेटेड होता है, उसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। याद आ रहा है? यस। तो बेटा जी पार्टनरशिप फर्म लिखा है, पार्टनरशिप फर्म कैन एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स इन द नेम ऑफ द फर्म। बेटा पार्टनरशिप फर्म कभी भी कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं है, उसका एक अलग से आइडेंटिटी कभी नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म का आइडेंटिटी अलग से कभी नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कंपनी की, कंपनी का आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, उसका एक अलग से आइडेंटिटी है,
in the eyes of law, right? Company is an artificial judicial person in the eyes of law, उसका having perpetual succession and common seal. इसे सुना हुआ सा लग रहा है, याद आ रहा है? कंपनी में, कंपनी चैप्टर नंबर 10 में आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप की बेटा जी। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म का एक अलग से वजूद, आइडेंटिटी कभी नहीं होता, एंड दैट इज द रीजन पार्टनरशिप फर्म कभी खुद के नाम पे, पार्टनरशिप फर्म खुद के नाम पे कभी एसेट्स बाय नहीं कर सकता, राइट? तो पार्टनर्स के नाम पे वो एसेट्स बाय करता है। समझ में आया? देखते जरा। अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स इन इट्स नेम सिंस इट इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इट एक्वायर्स फिक्स्ड एसेट्स इन द नेम ऑफ इट्स पार्टनर्स। थम्स अप। समझ में आ रहा है गाइस? अगर अब तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आरटीपीस के में अलग 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 पार्ट्स लाने वाला हूँ। आरटीपी का ये क्वेश्चन नंबर 1 का अलग से वीडियो बनेगा, 2 का अलग से वीडियो बनेगा, सो दैट आप अच्छे से अपने फ्री टाइम में बेस्ट यूज करते हुए उसको देख पाओ। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द प्रीवियस ईयर शैल बी शोन एज लायबिलिटी इन द करंट ईयर बैलेंस शीट। बेटा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? सोच समझ के बताओ ना। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करो और मुझे बताओ कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात हो रही है ऑफ द प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी शैल बी शोन एज लायबिलिटी इन द करंट ईयर बैलेंस शीट। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? सोचो सोचो सोचो। आई थिंक अब तक आपको स्ट्राइक हो गया होगा। अगर अभी तक स्ट्राइक नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए एंड देन वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। वेल दिस इज चैप्टर ऑफ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। बेटा लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब लास्ट ईयर सैलरी चुकाना बाकी था, हाँ, तो सर लास्ट ईयर का लायबिलिटी बिल्कुल यहाँ पे लिखा है शोन एज लायबिलिटी इन द करंट ईयर बैलेंस शीट। क्या करंट ईयर के बैलेंस शीट में उसको आउटस्टैंडिंग दिखाओगे? क्या करंट ईयर का लायबिलिटी है? वो लास्ट ईयर में सैलरी चुकाना बाकी था, क्या वो करंट ईयर का लायबिलिटी बनेगा? आंसर इज नो। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी सर लास्ट ईयर की, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी शो किया होगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट में इट इज नॉट अ लायबिलिटी। Yes or no? It shall be disclosed. The answer is false, of course. It shall be disclosed as a current liability in the opening balance sheet, not closing balance sheet. Pakka? 100% yes? Let us go on. The next one says, the financial statement must disclose all the relevant and reliable information in accordance with the full disclosure principle. कौन सा chapter? वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए एंड देन आगे बढ़िए। वेल लेट मी आंसर इट। इट इज आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग, जो अजम्पशन वाला चैप्टर 1 था, थियोरेटिकल बेसिक प्रिंसिपल्स वाला, है ना बेटा? एक फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता क्या है? चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो भी इवेंट हुई है, जो बिजनेस के यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी ही चाहिए। फुल डिस्क्लोजर, हर एक ट्रांजैक्शन को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ही चाहिए, राइट? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। हाँ भाई सही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन शो करना ही चाहिए, कंसिडरिंग बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट? बिकॉज ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। याद आ रहा है? फुल डिस्क्लोजर, सब कुछ डिस्क्लोज करना ही करना है। तो करेक्ट है भाई, लेकिन उसका भी रीजन लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा बेटा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल, मतलब ये तो बोनस मार्क है लिख देने का, वही चीज। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन द अकॉर्डेंस विद द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना चाहिए बिकॉज ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नेक्स्ट इज the debit notes issued are used to prepare sales return book। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। क्वेश्चन क्या है? सेल्स रिटर्न बुक क्या लिख, डेबिट नोट्स इश्यूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक। डेबिट नोट से सेल्स रिटर्न बुक बनता है। अच्छा, नो वरीज, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। लेट मी एक्सप्लेन द थिंग्स इन क्वाइट वेरी डिटेल। बेटा मैं बहुत आराम से करवाने वाला हूँ, है ना? जैसे कि आपको कुछ याद ही नहीं है, वही समझ के रिवीजन भी हो रहा है। रिवीजन टेस्ट पेपर नाम ही है ना, तो रिवीजन भी हो रहा है हमारा, और साथ साथ में डिटेल में आरटीपी डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। नाउ ध्यान से समझिएगा प्लीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को बाजू में रख दो और एक सिंपल सा हमारा बेसिक बिजनेस को समझने की कोशिश करता है ना? एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है। एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स sells goods to Mr. Y. Mr. X sells goods to Mr. Y. Mr. X sells goods to Mr. Y. X ने Y को गुड सेल किया, X ने Y को गुड सेल किया।
वाई के एंगल से सोचेंगे, वाई ने परचेस किया सर, वाई क्या बोलेगा सर, वाई बोलेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। गाइस समझ में आ रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, वाई ने मिस्टर एक्स का अकाउंट क्रेडिट किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, वाई ने मिस्टर एक्स का अकाउंट क्रेडिट किया। डन। अच्छा सर गुड्स अच्छा नहीं था, मिस्टर वाई ने कुछ गुड्स उसमें से रिटर्न कर दिया, मिस्टर वाई ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया, मिस्टर वाई ने रिटर्न किया, नाउ मिस्टर वाई विल डेबिट मिस्टर एक्स का अकाउंट, मिस्टर वाई विल डेबिट मिस्टर एक्स का अकाउंट, एंड इन दैट केस दोस्तों क्या हो रहा है, मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट नोट इश्यू किया जाएगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी याद क्या रखना है, परचेस रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट, परचेस रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट, कंसेप्चुअली समझा दिया, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, परचेस रिटर्न के टाइम पे होता है डेबिट नोट। यस समझ में आया। तो सर सेल्स रिटर्न के टाइम पे आप खुद सोचिए ना, सेल्स रिटर्न के टाइम पे इट शुड बी क्रेडिट नोट, राइट। चलिए आगे बढ़े, तो यहाँ पे लिखा है डेबिट नोट और वो भी लिखा है सेल्स रिटर्न के टाइम पे, सेल्स रिटर्न बुक में हेल्प करेगा, आंसर इज बिल्कुल नो, फॉल्स। डेबिट नोट्स इश्यूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक एंड ना कि सेल्स रिटर्न बुक। थम्स अप, अच्छे से समझ में आया। परचेज रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्रेडिट नोट। अच्छा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात क्लैरिफाई कर देता हूं, जब भी मिस्टर वाई ने गुड्स रिटर्न किया, परचेज गुड्स रिटर्न किया मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर वाई जो है डेबिट नोट इश्यू करते हैं और मिस्टर एक्स जो है वो क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं, वही डेबिट नोट के अगेंस्ट में, और वो भी लॉजिक सिंपल है, वो भी लॉजिक सिंपल है। मिस्टर एक्स के एंगल से सोचना चाहोगे तो सोचिए ना, मिस्टर एक्स ने जब गुड्स को सेल किया तभी मिस्टर वाई को क्या किया सर, डेबिट किया था। जब गुड्स वापस आया तभी वो क्या करेंगे, मिस्टर वाई को क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्रेडिट नोट, परचेस रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट, नो रट्टा मारे। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा है, ग्रेट, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जाए, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th जो क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन, BR bills receivable and bills payable books are type of subsidiary books, types of subsidiary books, सर कौन सा चैप्टर, subsidiary books ऑफ कोर्स, राइट। कितने टाइप के सब्सिडरी बुक थे याद करो, जल्दी से बताओ, 1 2 3 4, कितने थी सब्सिडरी बुक्स, याद करो ना यार। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मेजोरिटी स्टूडेंट्स 4 5 6 7 तक पहुंच पाते हैं, इतने ही टाइप्स याद आते हैं। तो रियल आंसर इज देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। कितने सब्सिडरी बुक्स होती है बेटा, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। हाउ मेनी टाइप्स, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। मैं सबके नाम बोल रहा हूँ, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, 4 हो गई, परचेस बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, यही सीक्वेंस में याद रखिएगा, परचेस बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। देन बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, हाँ सर ये तो 6 के 6 याद रह गई। देन कैश बुक, पेटी कैश बुक, हाँ कितनी हो गई 8, सर अभी 8 ही हुई। और इन सब में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते वो कहां पे रिकॉर्ड होते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है भगवान, नहीं नहीं भगवान नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका होता है, आज सब यही बोलोगे, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है मालूम है, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर, जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है। सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, 8 हो गई, एंड द लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर का मेरा कहने का मतलब ये था, अगर कोई ट्रांजैक्शन पहले की 8 सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कहां पे रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर में। थम्स अप। अच्छा यहाँ पे पूछा है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल दोनों के दोनों सब्सिडरी बुक है, आंसर इज ऑब्वियसली यस सर, यस दे आर टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स व्हिच इज अल्टरनेट टू द जर्नल, जर्नल के अल्टरनेट आप सब्सिडरी बुक्स भी बना सकते हो, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डन है, चकाचक, अच्छे से समझ में आया। चलिए, द रिजल्ट्स एंड पोजीशन डिस्क्लोज्ड बाय द फाइनल अकाउंट्स आर नॉट एग्जैक्ट। सर क्या बात कर रहे हो, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो रिजल्ट्स डिस्क्लोज कर रही है वो एग्जैक्ट नहीं होता, हाँ क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बेटा जी ये बिल्कुल सही बात है कैसे सर, सोचिए ना जरा, आप बिजनेस में बहुत सारी जगह पे एस्टिमेट्स करते हो, सर एस्टिमेट, अंदाज, एस्टिमेट करते हो, क्यों सर एस्टिमेट करेंगे, आई गिव एन एग्जांपल, आपने के चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है, ऑफ कोर्स पढ़ा है, मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था डेप्रिसिएशन का, सर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन, हमको याद है, अच्छा वेरी गुड, डेप्रिसिएशन डी इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, सी इज इक्वल टू व्हाट सर कॉस्ट, एस इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, अच्छा पक्का ना, और एन इज इक्वल टू सर नंबर ऑफ ईयर्स, मालूम है। अच्छा अभी सोचिए, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, सी आपके पास होगा एक्चुअल हिस्टोरिकल कॉस्ट आपके पास जो होगा,
माइनस क्या करना है, एस, एस मतलब क्या, स्क्रैप वैल्यू। क्या वो गारंटीड है कि एसेट का यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा? नहीं, वो तो एस्टिमेट है सर। समझ में आ रहा है? ओके सर, नंबर ऑफ इयर्स, फॉर एग्जांपल मैंने एस्टिमेट किया मेरी एसेट 10 साल चलेगी, वही सेम एसेट कोई और एस्टिमेट करे कि नहीं नहीं मेरे बिजनेस में तो ये 8 साल ही चलती है। समझ में आ रहा है? तो दोनों का एस्टिमेट अलग अलग हो सकता है। अच्छा, टेक अनदर एग्जांपल, डेटर्स। अगर मैं मेरे बिजनेस में 15 दिन के बाद पैसा नहीं आया, ड्यू डेट के बाद 15 दिन के बाद पैसा नहीं है, तो मैं उसको राइट ऑफ कर देता हूँ एज अ बैड डेट। मेरा एक और सेम बिजनेस का कॉम्पिटिटर है, वो 1 महीने तक उसको राइट ऑफ नहीं करता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? सो गाइस, बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे अजम्पशंस, हमारी बिलीफ्स बिजनेस को अफेक्ट करती है, हमारी अकाउंटिंग को अफेक्ट करती ही है ना? एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे क्या बोला, दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ assumptions, conventions, concepts and personal judgments of the person who prepared them, and that is the reason वो हर बार एग्जैक्ट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वही अकाउंट्स मैं बनाऊंगा और शायद कोई और बनाएगा, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आ सकता है। मान लो मैंने इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, मुझे अच्छा लगता है फीफो मेथड, मैं फीफो मेथड फॉलो करता हूँ, लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर वही सब सेम बिजनेस में है, लेकिन वो वेटेड एवरेज फॉलो करता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सो राइट, सो दे आर नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट, एंड दैट इज द रीजन हम जो भी अकाउंटिंग की पॉलिसीज फॉलो करते हैं उसको डिस्क्लोज करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। पक्का है? Do like this video, subscribe to this channel for more lectures on RTPs, and see you soon. All the very best. That's all for this video. Bye-bye.